हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का दापूस लर्निंग पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी कहानी गलता लोहा के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के एमसीक्यू का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें समरी और एमसीक्यू को बहुत अच्छे से समझाया गया है। इस वीडियो में हम सिर्फ इस पार्ट से एग्जाम में आने वाले इसके 2 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्नों को ही करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे तथा लाइक और कमेंट करके हमारे उत्साह को बनाए रखें। तो चलिए लेट्स गो स्टार्ट। यहाँ इस पाठ के 2 नंबर के कुल 5 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? तो उत्तर है, धनराम स्वयं को नीची जाति का तथा मोहन को ऊंची जाति का समझता था। दूसरे, मोहन कक्षा में उससे अधिक होशियार था, इसलिए मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। तीसरे, मास्टर जी कहा करते थे कि वह एक दिन बड़ा होकर उनके तथा स्कूल का नाम करेगा। इन सब बातों के कारण धनराम मोहन से स्पर्धा नहीं करता था, उसने उसे अपने से ऊंचा मान लिया था। कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता होगा कि धनराम जो था लुहार जाति से था और जो मोहन था ब्राह्मण जाति से था। ऊंची जाति के होने के कारण उसका प्रभाव शिक्षकों पर भी था। दूसरे, वह पढ़ने में होशियार भी था और क्लास का मॉनिटर भी था, इसलिए धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। दूसरा प्रश्न है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? इसका उत्तर है, धनराम को मोहन के हथौड़ा चलाने और लोहे की छड़ को गोलाई देने की बात पर आश्चर्य हुआ। उसे मोहन की कुशलता पर इतना अधिक आश्चर्य नहीं हुआ जितना कि उसके निर्भिमान व्यवहार पर था। निर्भिमान का मतलब हुआ जिसमें अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है। मोहन पुरोहित खानदान का पुत्र था, उसे ऊंची जाति का माना जाता था। कोई ब्राह्मण बालक लोहार जैसे निम्न माने जाने वाले कार्य में हाथ नहीं डालता। धनराम को इसी बात पर आश्चर्य हुआ कि मोहन ने अपनी जाति को भुलाकर यह काम कैसे स्वीकार कर लिया। यानी गांव के इतने हिस्से में ऊंची जाति के लोग रहते हैं और इतने हिस्से में निम्न जाति के लोग, और जो ऊंची जाति के लोग होते हैं छोटी जाति के लोगों की तरफ जाना भी पसंद नहीं करते हैं उस भाग में। लेकिन जो मोहन है उसे अपना कुछ खेती बाड़ी से संबंधित सामान बनाना था। वह अपने सहपाठी धनराम के दुकान की तरफ चला जाता है और वह वहां जाता ही नहीं है बल्कि उसके दुकान पर खड़ा होकर उसके कामों में मदद भी करता है। यही बात धनराम को आश्चर्यचकित कर देती है। अब इस पाठ का तीसरा प्रश्न है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों? उत्तर है, मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को ये शब्द कहे। क्या कहे थे? तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या ताप कहाँ लगेगा इसमें। लेखक ने इन व्यंग वचनों को जबान के चाबुक कहा है। सचमुच इन शब्दों की चोट शारीरिक चोट से भी अधिक पैनी थी। मास्टर जी ने यह कहकर धनराम का मानसिक बल गिरा दिया, उसके मन पर बैठा दिया कि वह बस लोहार का काम सीख सकता है, विद्या नहीं सीख सकता। कहते भी है ना दोस्तों कि जो शब्दों की चोट होती है वह तलवार की चोट से भी ज्यादा गहरी होती है। वही चीज मास्टर त्रिलोक सिंह ने किया था। जाति का अभिमान उनमें भी कूट कूट कर भरा हुआ था, तभी तो क्लास में पढ़ने वाले 2 अलग अलग बच्चों के साथ वो अलग अलग व्यवहार करते हैं। जो ऊंची जाति का है उसे हर काम में वो अव्वल मान लेते हैं और जो नीची जाति का है उसे तंज कसते हैं कि तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम इस जाति के हो तो तुम वही काम करो तो बेहतर है, ऐसे ऐसे। अब चौथा प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ से उनकी खूबियों और खामियों पर विचार करें। उत्तर, मास्टर त्रिलोक सिंह एक परंपरागत अध्यापक हैं। वह बच्चों को मार पीट कर पढ़ाई कराने में विश्वास रखते हैं। बच्चों को डांटना, पीटना और कटु वचन कहना मानो उनका अधिकार है। वह धनराम पर तीनों तरीके आजमाते हैं। मास्टर जी के मन में जातिगत उच्चता और नीचता का भाव भी गहरे बैठा हुआ है, इसलिए वह मोहन को प्रेम करते हैं तथा धनराम का तिरस्कार करते हैं। धनराम को दिमाग में लोहा होने का व्यंग वचन कहना शोभनीय नहीं कहा जा सकता। वह धनराम से मुफ्त में दरातियों पर धार भी लगवाते हैं, इसकी भी प्रशंसा नहीं की जा सकती है। मास्टर त्रिलोक सिंह बच्चों को पढ़ाने लिखाने और आगे बढ़ाने में रुचि लेते हैं। उनके तरीके अशोभनीय हो सकते हैं,
किंतु शिक्षा कर्म में उनकी निष्ठा सच्ची है। शिक्षा कर्म में उनकी निष्ठा उतनी ही सच्ची है सिर्फ बड़े जातियों के लड़कों के लिए। आप लोग क्या सोचते हो बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना। अब 5वां प्रश्न है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समाज को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? उत्तर, लखनऊ आने के बाद मोहन के जीवन में परिवर्तन आ गया। यहाँ उसे अपने घर से दूर रहना था। गांव में रहने पर उसकी शिक्षा के दरवाजे बंद थे। यहाँ आकर वह रास्ता खुले, उसे पढ़ने का अवसर मिला। साथ ही उसे नौकर की तरह रहने के लिए भी विवश होना पड़ा। चाहे यह अध्याय बहुत सुखद नहीं था, परंतु था तो नया अध्याय ही। अब हम अपने 3 नंबर वाले प्रश्नों की तरफ आते हैं, जिनकी संख्या 5 है। तो पहला प्रश्न है, मोहन ने पुरोहिती का धंधा क्यों नहीं अपनाया? पुरोहिती का मतलब होता है जो लोगों के घरों में पूजा पाठ करवाते हैं, कथा कहानी बाजते हैं। क्योंकि मोहन ब्राह्मण था और उसके पिता भी पुरोहिती का धंधा करते थे, तो उसे भी आशा की जाती कि वह भी पुरोहिती का काम करे। उत्तर है इसका, इस कहानी में मोहन की इच्छा अनिच्छा प्रकट नहीं की गई है, परंतु उसके घर की स्थितियां इस बात का संकेत देती है कि पुरोहिती कर्म से उसका गुजारा नहीं हो सकता था। उसके पिता ने इस कर्म के बल पर जैसे तैसे ही पेट पाला था, इसलिए उसे इस व्यवसाय में कोई रुचि नहीं थी। क्योंकि कहानी में उसके पिता जैसे तैसे अपने घर का खर्च चलाते हैं, इसलिए उसके पिता मोहन से आशा करते हैं कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। दूसरा प्रश्न है, मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन पर क्यों मुग्ध थे? तो उत्तर है इसका, मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन की प्रतिभा और इसकी उच्च पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण उस पर मुग्ध थे। उन्हें मोहन की निम्नलिखित बातें पसंद थी। तो क्या क्या बातें पसंद थी? पहला, मोहन मेधावी छात्र था, उसकी बुद्धि प्रखर थी। वह गायक भी था, वह अच्छा गाता था, इसलिए उसको मास्टर त्रिलोक सिंह पसंद करते थे। तीसरा है, वह पुरोहिती खानदान का ब्राह्मण बालक था, इसलिए वह उसको पसंद करते थे। तीसरा प्रश्न है, पहाड़ी गांव की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, पहाड़ी गांव का रहन सहन अत्यंत कठिन होता है। वहाँ के रास्ते ऊंचे नीचे होते हैं, बीच में नदियाँ पड़ती हैं। बदलते मौसम के साथ ही वहाँ का आवागमन बाधित हो जाता है। जब नदियों में जल भर जाता है तो वहाँ का जनजीवन मानो ठहर सा जाता है। पहाड़ी बच्चों को विद्यालय जाने के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पहाड़ चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं, सड़कें नहीं होती हैं गाँव में, है ना। चौथा प्रश्न है, रमेश बाबू मोहन को किस नीयत से लखनऊ ले गए? उत्तर, रमेश बाबू स्वार्थी और व्यवहार कुशल मनुष्य थे। जब वंशीधर तिवारी ने उन्हें मोहन की पढ़ाई लिखाई की समस्या के बारे में बताया तो उन्होंने उनके साथ सहानुभूति दिखाई। उनके मन में आया कि मोहन के रूप में उन्हें बिना दाम का नौकर मिल रहा है, वह यदि कोई और नौकर रखते तो वह तनख्वाह लेता और जब चाहता तब भाग जाता। मोहन उसके घर में टिक कर रहेगा और केवल भोजन तथा फीस में ही घर के सब काम करता रहेगा। यह सोचकर वह उसे लखनऊ ले गए। बच्चों, आपको पता होगा कि जो रमेश बाबू थे ब्राह्मण कुल के थे और मोहन के पड़ोसी भी थे। वह मोहन को अपने साथ इसलिए ले जाता है कि गांव में उसकी इज्जत बन जाएगी कि वह किसी के बच्चे को इतना बड़ा काम कर रहा है, पढ़ाने लिखाने के लिए अपने साथ ले गया। लेकिन वह उसे वहाँ नौकर की तरह रखते हैं, उसे पढ़ने लिखने का कोई मौका नहीं देते और पढ़ाते भी हैं कितना, तो 8वीं तक। उसके बाद ITI में दाखिला करा देते हैं कि वह कम से कम समय बाहर बिताएगा और उनका एक बिना तनख्वाह का एक नौकर मिलता रहेगा। 5वां प्रश्न है, रमेश बाबू ने मोहन को 8वीं के बाद ITI स्कूल में दाखिला क्यों दिलाया? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर, रमेश बाबू ने मोहन को 8वीं के बाद ITI स्कूलों में दाखिला दिलाने का फैसला किया। इसके 2 कारण थे। पहला कारण दिखावटी था। उनकी मान्यता था कि आजकल BA में करने का कोई लाभ नहीं, इससे बेरोजगारी ही बढ़ती है। उनका मानना था कि ज़्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, कोई हुनर का काम सीख लो तो वो काम आएगा। दूसरा कारण वास्तविक था। वह मोहन की पढ़ाई पर पैसा नहीं खर्च करना चाहते थे, वह कम से कम धन खर्च करके उससे घर के काम लेते रहना चाहते थे। तो यह था गलता लोहा पाठ का प्रश्न उत्तर। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।